अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपकी नॉलेज में है कि सीएमए यूएसए का जो सिलेबस है उसके अंदर कुछ चेंजेस आए हैं। कब से? फ्रॉम सितंबर अक्टूबर 2024 एग्जाम विंडो एंड ऑनवर्ड्स। तो इस वीडियो के अंदर हम उन्हीं चेंजेस पे बात करेंगे, लेकिन पर्टिकुलरली फॉर सीएमए यूएसए पार्ट 2। ठीक है, हम ये देखेंगे कि सीएमए यूएसए पार्ट 2 के सिलेबस के अंदर सितंबर अक्टूबर 2024 एग्जाम विंडो के बाद कौन से चेंजेस आए हैं जो कि अब फ्यूचर के अंदर एग्जामिनेबल हैं। अच्छा, अब इस पूरे एरिया को हमने दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया है। पहले हम सारे चेंजेस देखेंगे टॉपिक वाइज, हर एक सेक्शन के अंदर टॉपिक वाइज चेंजेस क्या आए हैं, यानी कि कौन से न्यू टॉपिक्स ऐड हुए हैं, कौन से टॉपिक्स डिलीट हुए हैं, सिर्फ टॉपिक वाइज हम बात करेंगे। और उसके साथ हम ये देखेंगे कि उन चेंजेस से रिलेटेड हमने क्या करना है। सही है। फिर हम जाएंगे सेकंड और ज्यादा इंपॉर्टेंट एरिया पे, जहां पे हम इन्हीं चेंजेस को कंसीडर करेंगे यूजिंग एलओएस यानी कि लर्निंग आउटकम स्टेटमेंट। अब जो सेकंड वाला एरिया वो ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि एक तो उसके अंदर डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन दी हुई होती है कि भाई स्पेसिफिकली क्या टॉपिक्स ऐड हुए हैं, क्या डिलीट हुए हैं। और उसके अलावा सेकंड चीज कि जब एग्जामिनर या आईएमए आपका एग्जाम डिजाइन कर रहा होता है तो वो एलओएस को ही या उसके अंदर स्पेसिफाइड डिटेल को ही कंसीडर करता है एग्जाम आपका तैयार करने के लिए। ठीक है, तो वहां पे भी हम चेंजेस देखेंगे और फर्दर ये देखेंगे कि हमने उन चेंजेस से रिलेटेड क्या आगे करना है, ताकि आपका ये कोर्स इन लाइन आ जाए विद रिस्पेक्ट टू दीज न्यू चेंजेस। ठीक है, तो अब जरा पहले एरिया पे आते हैं। पहला एरिया हमारे पास टॉपिक वाइज अपडेट्स इन सिलेबस ऑब्वियसली ऑफ सीएमए यूएसए पार्ट 2। टॉपिक वाइज हर सेक्शन के अंदर हमारे पास क्या चेंजेस आए हैं पार्ट 2 के सिलेबस के अंदर। अच्छा, अब इस एरिया को इजीली समझने के लिए मैंने ये किया है कि जितने भी चेंजेस हैं उनको तीन कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर दिया है यूजिंग थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्स। जिसके अंदर अगर जो भी हमारे पास ग्रीन के अंदर एरिया आ रहा होगा वो टॉपिक्स हैं जो कि न्यू ऐड हुए हैं। जो रेड के अंदर एरिया होगा वो टॉपिक्स हैं जो कि डिलीट हो गए हैं, और जो ब्लू के अंदर एरिया होगा वो टॉपिक्स हैं जिसके अंदर कुछ चेंजेस आए, पर्टिकुलरली नेम के अंदर चेंजेस आए हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेक्शन है, सेक्शन ए के अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास डिलीशन कोई भी नहीं है, एक हमारे पास एडिशन है, दो चेंजेस है। क्या एडिशन है? एक हमारे पास टॉपिक ऐड हुआ है फाइनेंशियल ट्रेंड एनालिसिस। अब इसके अंदर स्टूडेंट बड़ा घबराते हैं कि सर ये कोई नया टॉपिक ऐड हो गया, कोई बड़ा लेंदी एरिया ऐड हो गया। तो आगे देखिए, आगे क्या लिखा हुआ है, हमने करना क्या है? कुछ भी नहीं करना, ये ऑलरेडी हमारी वीडियोस के अंदर हमारे सिलेबस के अंदर एरिया इंक्लूडेड था। लेकिन सर ये एरिया हमने कहीं अपने लेक्चर्स के अंदर या हैंडआउट्स के अंदर तो नहीं देखा, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट नेम से हमारे पास था। अब वही एरिया हमारे पास थोड़ा डिफरेंट नेम पे है, तो मतलब देखा जाए तो ये पूरा काम फाइनेंशियल ट्रेंड एनालिसिस हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। लेकिन सिर्फ थोड़ा सा चेंज है। क्या चेंज है उस पर आगे आते हैं, लेकिन जरा देखें कि फाइनेंशियल ट्रेंड एनालिसिस क्या होती है। जब हम किसी भी एक पर्टिकुलर आइटम की वैल्यू को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि ये कंसीडर करें कि ओवर डिफरेंट ईयर्स हम कैलकुलेट करते हैं। किसी भी एक आइटम की वैल्यू को हम डिफरेंट ईयर्स पे कैलकुलेट करते हैं, फिर ये देखते हैं कि डिफरेंट ईयर्स पे उसकी वैल्यू कितना इंक्रीज हुई है विद रिस्पेक्ट टू लास्ट ईयर या विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल यानी कि बेस ईयर, कितना इंक्रीज हुई है कितना डिक्रीज हुई है, यही हमें उसका ट्रेंड शो करता है। और फिर हम उसके ट्रेंड को एनालाइज करते हैं कि भाई ये जो इंक्रीज आया कितना इंक्रीज था, कितना डिक्रीज था, क्यों आया, और इसकी बेसिस पर परफॉर्मेंस क्या रही, ये हमारे पास कहलाता है ट्रेंड एनालिसिस। और फाइनेंशियल ट्रेंड एनालिसिस क्या होगा कि अगर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के किसी भी आइटम की वैल्यू को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यानी कि ओवर डिफरेंट ईयर्स कैलकुलेट करके उसका ट्रेंड चेक कर लें और उसको एनालाइज करने के लिए फाइनेंशियल ट्रेंड एनालिसिस। तो अगर आप देखें तो यही स्पेसिफिक एरिया हमारे पास हमारे कोर्स में कहा था सेक्शन ए के अंदर हॉरिजॉन्टल एनालिसिस के अंदर। और अगर आप उसका नाम भी देखें तो उसका नाम था ट्रेंड एनालिसिस। तो वहां पे हम बेसिकली यही काम कर रहे थे। तो ये फाइनेंशियल ट्रेंड एनालिसिस देखा जाए तो हमने हॉरिजॉन्टल एनालिसिस के अंदर ऑलरेडी कर लिया है। सिर्फ डिफरेंस क्या है? सिर्फ डिफरेंस ये है कि फाइनेंशियल ट्रेंड एनालिसिस जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा ब्रॉडर कंसिडर किया जाता है एज कंपेयर टू हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। क्यों ब्रॉडर कंसिडर किया जाता है? कि फाइनेंशियल ट्रेंड एनालिसिस के अंदर ना सिर्फ हॉरिजॉन्टल एनालिसिस बल्कि वर्टिकल एनालिसिस और फाइनेंशियल रेशियो एनालिसिस भी आ जाती है। सही है। क्या मतलब? हॉरिजॉन्टल एनालिसिस के अंदर हम सिर्फ ये करते थे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के किसी भी एक आइटम को उसकी वैल्यू को डिफरेंट ईयर्स के अंदर कैलकुलेट करके ये देखते थे कि डिफरेंट ईयर्स के अंदर उसके अंदर कितना इंक्रीज आया कितना डिक्रीज आया, ट्रेंड बनता था, उसको एनालाइज करते थे। जबकि इस एरिया के अंदर हम वर्टिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एक एक आइटम को भी एनालाइज कर सकते हैं। यानी कि वर्टिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर जैसे कि इनकम स्टेटमेंट में हम हर एक आइटम को सेल्स की परसेंटेज में कन्वर्ट करते थे। अब अगर यही इनकम स्टेटमेंट हमारे पास डिफरेंट ईयर्स की अवेलेबल हो और हर एक ईयर के हर एक इनकम स्टेटमेंट के आइटम को उसकी सेल्स की परसेंटेज में कन्वर्ट कर लें, और फिर किसी भी एक पर्टिकुलर आइटम को जो हमने डिफरेंट ईयर से परसेंटेज में कन्वर्ट किया है उसकी हम ट्रेंड एनालिसिस कर लें कि भाई डिफरेंट ईयर्स के अंदर इसके अंदर कितना इंक्रीज आया डिक्रीज आया, उसका ट्रेंड क्या रहा, ये हमारे पास वर्टिकल स्टेटमेंट की फाइनेंशियल ट्रेंड एनालिसिस हो जाएगी। इसी तरीके से फाइनेंशियल रेशियोज हमारे पास बहुत सारे हैं। किसी एक फाइनेंशियल रेशियो की वैल्यू हम डिफरेंट ईयर्स के अंदर कैलकुलेट कर लें, ठीक है, 3-4 ईयर्स के अंदर कैलकुलेट कर लें, और फिर देख लें कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इसकी वैल्यू में कितना इंक्रीज आया डिक्रीज आया विद रिस्पेक्ट टू लास्ट ईयर और विद रिस्पेक्ट टू बेस ईयर। तो ये हमारे पास उस फाइनेंशियल रेशियो का ट्रेंड बन जाएगा, उसकी एनालिसिस हो जाएगी। ठीक है, तो सिर्फ डिफरेंस ये है कि फाइनेंशियल ट्रेंड एनालिसिस थोड़ा सा ब्रॉडर कैटेगरी है, ब्रॉडर टर्म है। इसके अंदर स्पेसिफिकली हॉरिजॉन्टल एनालिसिस तो पूरी की पूरी आ गई, वर्टिकल एनालिसिस भी आ सकती है, फाइनेंशियल रेशियो एनालिसिस भी आ सकती है। और हॉरिजॉन्टल एनालिसिस के अंदर सिर्फ वो जो हॉरिजॉन्टल एनालिसिस यानी कि सिर्फ हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एक एक आइटम की जो वैल्यू ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कैलकुलेट करके उसका ट्रेंड चेक किया था, सिर्फ वो आएगा। इसके अंदर
जो परसेंटेजेस में कन्वर्ट करके ट्रेंड चेक करना, जो कि वर्टिकल एनालिसिस में हो सकता है, वो होता है, वो भी आ सकता है, और फाइनेंशियल रेशियो की एनालिसिस भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आ सकती है। ठीक है, तो इसके अंदर हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर एग्जामिनर हमें हमसे इसकी डेफिनेशन पूछ ले तो वो हमें सिंपल इसको डिस्क्राइब कर देना है कि फाइनेंशियल ट्रेंड एनालिसिस के अंदर किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के आइटम की वैल्यू को हम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कैलकुलेट करके उसके ट्रेंड को, यानी कि इंक्रीज या डिक्रीज को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एनालाइज करें, उसकी परफॉर्मेंस चेक करें, उसका रीजन चेक करें, तो ये हमारे पास फाइनेंशियल ट्रेंड एनालिसिस कहलाती है। उसके अंदर क्या क्या आ जाएगा, स्पेसिफिकली हॉरिजॉन्टल एनालिसिस तो पूरी आ गई, वर्टिकल एनालिसिस और फाइनेंशियल रेशियो एनालिसिस भी आ सकती है। बाकी अगर एग्जामिनर इसके अंदर कैलकुलेशन करवाना चाहेगा तो या तो हॉरिजॉन्टल एनालिसिस की करवाएगा, ठीक है, जो कि हमने एज इट इज की भी थी, या फिर वर्टिकल एनालिसिस की छोटी मोटी करवा सकता है, या फिर फाइनेंशियल रेशियो की भी करवा सकता है। तो उसका कोई मुश्किल काम नहीं है। डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम पे फाइनेंशियल रेशियो, कोई फाइनेंशियल रेशियो की वैल्यू हमने कैलकुलेट की, उसके अंदर उसी तरीके से हॉरिजॉन्टल एनालिसिस के तरीके से देख लिया कि भाई प्रीवियस या बेस ईयर से कितना इंक्रीज या डिक्रीज आया, और उसका ट्रेंड बना के एनालाइज कर लिया, ये हमारे पास फाइनेंशियल ट्रेंड एनालिसिस कंप्लीट हो जाएगा। तो इसलिए ये टॉपिक हमारे पास ऐड हुआ है, लेकिन इसकी कंप्लीट वर्किंग हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सिर्फ ये है कि वो थोड़ी सी नैरो कैटेगरी थी हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, यहाँ पे थोड़ा सा ब्रॉडर कैटेगरी के अंदर वो आ जाएगा, जिसके अंदर फाइनेंशियल रेशियो एनालिसिस और वर्टिकल एनालिसिस भी आ सकती है। ठीक है, एज अ ट्रेंड एनालिसिस। सही है, तो सर ये ऑल दो हमारे पास टॉपिक ऐड हुआ है, लेकिन हमारे पास ओल्ड वीडियो के अंदर ऑलरेडी अवेलेबल है, तो इसको हमें फर्दर कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट हमें इसका पता होना चाहिए। अच्छा, फिर इसके अंदर हमारे पास जो चेंजेस आए तो सिर्फ नाम के अंदर चेंज आया। क्या चेंज आया है, पहले हमारे पास एक टॉपिक था जिसका टाइटल था बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, उसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। बेसिक की जगह कंपैरेटिव का वर्ड चेंज कर दिया गया, तो इसमें हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं, सिर्फ नया नाम यूज करें। ठीक है, एग्जाम के अंदर तो वैसा नया नाम यूज करने की जरूरत होगी नहीं, तो जब स्टडी करो तो नया नाम यूज कर लें। इसी तरीके से हमारे पास एक एरिया था इंपैक्ट ऑफ फॉरेन ऑपरेशंस, उसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है, इंपैक्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट्स ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, अब अगर हमारे फॉरेन ऑपरेशंस हो, फॉरेन कंट्री के अंदर हम डिफरेंट ट्रांजेक्शन कर रहे हो, तो उसका इंपैक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे किस वजह से आता है, फाइनेंशियल सॉरी फॉरेन एक्सचेंज रेट चेंज करने की वजह से ही आता है। अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट चेंज हो गया तो ये हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे इंपैक्ट आएगा। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट वही है कि जो हमारे फॉरेन ऑपरेशंस हैं, यानी कि जो फॉरेन के अंदर ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं यूजिंग एक्सचेंज रेट, उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे क्या इंपैक्ट आ रहा है, कब इंपैक्ट आएगा, जब फॉरेन एक्सचेंज रेट चेंज होगा। तो इसीलिए उसका नाम प्रॉपर करने के लिए सिर्फ नाम चेंज कर दिया गया है, इंपैक्ट ऑफ फॉरेन ऑपरेशन से इंपैक्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट्स ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो नया नाम यूज कर लेना है, बस दैट्स इट। तो सेक्शन ए के टॉपिक वाइज यही हमारे पास चेंजेस हैं। आगे आ जाते हैं सेक्शन बी के अंदर। सेक्शन बी के अंदर हमारे पास क्या ऐड हुआ है, डेट फाइनेंसिंग। सही है, डेट फाइनेंसिंग ऐड हुआ है, या फिर ये कहें कि डेट फाइनेंसिंग वैसे इक्विटी फाइनेंसिंग, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हमारे पास ऐड हुई हैं, लेकिन ये हमारे पास ऑलरेडी हमारे लेक्चर्स के अंदर अवेलेबल है। अगर आप देखें सेक्शन बी के अंदर हमारे पास एक एरिया था फाइनेंसिंग का, जिसके अंदर हमने डेट फाइनेंसिंग पूरा पढ़ा था, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस पढ़ी थी। इक्विटी फाइनेंसिंग हमने अलग अलग पढ़ी थी, यानी कि कॉमन शेयर्स की फाइनेंसिंग अलग, प्रीफर्ड शेयर्स की फाइनेंसिंग अलग, उनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज अलग अलग पड़े थे। तो ये सारा एरिया वहां पे ऑलरेडी है, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस जो ऐड हुए हैं वो भी ऑलरेडी है। सिर्फ ये है कि डेट फाइनेंसिंग तो एज इट इज अवेलेबल है, इक्विटी फाइनेंसिंग हमने दो हिस्सों में पढ़ा था, तो उसको हमने कंबाइन करके डेट फाइनेंसिंग से कंपेयर करना है। कैसे, जो हमारे पास बेनिफिट्स कॉमन शेयर और प्रीफर्ड शेयर्स के एक जैसे हैं एज कंपेयर टू डेट फाइनेंसिंग, वो आपने किसी एक का ही कंसीडर करके डेट फाइनेंसिंग के अगेंस्ट यूज कर लेना है, और अगर अलग अलग हैं तो वो आपने अलग अलग डेट फाइनेंसिंग के साथ कंपेयर कर लेने हैं। तो कोई इसके अंदर मुश्किल काम या नया काम नहीं है, डेट फाइनेंसिंग का कॉन्सेप्ट भी पूरा था, इक्विटी फाइनेंसिंग का भी था, सिर्फ एडवांटेज डिसएडवांटेज ऐड हुए हैं। तो डेट फाइनेंसिंग के एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑलरेडी अवेलेबल है, इक्विटी के सेपरेट सेपरेट है, उसको आपने कंबाइन करके डेट फाइनेंसिंग के अगेंस्ट यूज कर लेना है, दैट्स इट। ठीक है, तो इसके अंदर देखा जाए तो कोई खास एडिशन नहीं है। हाँ, डिलीशन में क्या है, मार्केट एफिशिएंसी हमारे पास एक कॉन्सेप्ट था, वो पूरा डिलीट कर दिया है, लेकिन मसला यह है कि हमारे पास जो लर्निंग आउटकम स्टेटमेंट है उसमें स्टिल मार्केट एफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट अवेलेबल है। तो इसका मतलब यह है कि इस डिलीशन को हमने कंसिडर नहीं करना, इस डिलीशन को हमने कंसिडर नहीं करना, यानी कि ये एरिया हमने लाजमी स्टडी करना है, ये एरिया हमने लाजमी स्टडी करना है, क्योंकि मैंने आपको बोला कि एग्जामिनर जब एग्जाम डिजाइन कर रहा होता है तो एलओएस को ही कंसिडर करता है। अच्छा, फिर इसके बाद आगे आ जाते हैं, जो चेंजेस आए हैं उसमें अगेन नेम के चेंजेस है सिर्फ। पहले हमारे पास एक नाम था, एक सब्जेक्ट था या एक कॉन्सेप्ट था रिस्क एंड रिटर्न, उसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया, फाइनेंशियल रिस्क एंड रिटर्न। ऑब्वियसली बात है, रिस्क एंड रिटर्न हम यहाँ पे फाइनेंशियल टर्म्स में पढ़ रहे हैं, तो उसको प्रॉपरली फाइनेंस के साथ स्पेसिफिकली एसोसिएट करने के लिए फाइनेंशियल रिस्क एंड रिटर्न का वर्ड यूज हो गया। इसी तरीके से टाइप्स ऑफ रिस्क को टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल रिस्क, ताकि पता चल जाए भाई हम स्पेसिफिकली फाइनेंशियल रिस्क की बात कर रहे हैं। अच्छा, फिर हमारे पास एक कॉन्सेप्ट था फाइनेंशियल मार्केट्स एंड रेगुलेशंस, तो क्योंकि उसके अंदर रेगुलेशंस कंप्लीट नहीं थी तो मुनासिब नहीं समझा कि भाई रेगुलेशंस का वर्ड यूज किया जाए, तो उसका नाम सिर्फ फाइनेंशियल मार्केट्स चेंज कर दिया गया है, रख दिया गया है। अच्छा, फिर हमारे पास एक टर्म थी वर्किंग कैपिटल, इसमें स्टूडेंट्स को बड़ा कंफ्यूजन होता था कि सर ये वर्किंग कैपिटल और नेट वर्किंग कैपिटल में क्या डिफरेंस है। तो यही कंफ्यूजन दूर करने के लिए वर्किंग कैपिटल का वर्ड ही खत्म करके नेट वर्किंग कैपिटल का वर्ड ही अब, यानी कि नेट वर्किंग कैपिटल की टर्म ही अब यूज होती है, जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो अब हमारे पास उसके लिए एक ही टर्म यूज होगी, नेट वर्किंग कैपिटल, दैट्स इट। तो हमने वही यूज करनी है, बस वर्किंग कैपिटल का वर्ड कहीं पे यूज नहीं करना। सेक्शन बी हो गया, फिर आगे चलते हैं सेक्शन सी।
सेक्शन सी के अंदर कोई एडिशन कोई डिलीशन नहीं है, सिर्फ दो चेंजेस है। सबसे पहला और सबसे बड़ा चेंज, सेक्शन का नाम ही चेंज कर दिया है। नाम के अंदर कोई खास चेंज नहीं है। डिसीजन एनालिसिस था, उसको क्या कर दिया, बिजनेस डिसीजन एनालिसिस। ऑब्वियसली बात है, डिसीजन तो बहुत सारे हो सकते हैं, तो स्पेसिफिकली कोर्स के साथ एसोसिएट करने के लिए बिजनेस डिसीजन एनालिसिस सेक्शन का नाम कर दिया है। और हमारे पास एक कॉन्सेप्ट था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, उसको प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कर दिया है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर हमारे पास और भी कॉन्सेप्ट्स थे, लेकिन अब उसको स्पेसिफिकली प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के साथ ही एसोसिएट कर दिया गया है। ठीक है, अच्छा, फिर इसके बाद सेक्शन डी के अंदर हम आते हैं, तो अगेन सेक्शन का नाम चेंज कर दिया गया। सेक्शन का नाम था रिस्क मैनेजमेंट, और इसका नाम क्या कर दिया गया, इंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है ना, इसको भी पर्टिकुलरली बिजनेस या कंपनी के साथ एसोसिएट करने के लिए इंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट सेक्शन का नाम चेंज कर दिया है। सेक्शन ई पे आते हैं, तो पहले चेंजेस की बात करूं तो चेंजेस के अंदर अगेन इसका भी सेक्शन का नाम चेंज किया है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन से क्या कर दिया है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन, क्योंकि इस सेक्शन के अंदर हम सारे कैपिटल एसेट्स की ही डिसीजन मेकिंग कर रहे थे, तो मुनासिब यही समझा कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन से बेहतर है कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ठीक है, अच्छा, एडिशन पे अगर मैं आता हूं तो इसके अंदर जो एक हमारे पास कॉन्सेप्ट ऐड हुआ है सेंसिटिविटी एनालिसिस, ये बेसिकली ऐड नहीं हुआ, ये पहले से हमारे कोर्स के अंदर था। सेंसिटिविटी एनालिसिस हमारी रिकॉर्डेड लेक्चर्स के अंदर, हमारे हैंडआउट्स के अंदर, हमारी वीडियोस में पहले से ही इंक्लूडेड था। ये हमने वहां पे स्टडी किया है, और फॉर्चुनेटली हमने इसकी वजह से जो डिसीजन मेकिंग पे इंपैक्ट आता है वो भी कंसिडर किया, उसकी एग्जांपल्स भी हमने की हुई हैं। तो इसका पूरा एरिया हमारी वीडियो के अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो इसका कॉन्सेप्ट हमारे पास था, वो पहले से ही था, लेकिन उसका इंपैक्ट क्या आता है डिसीजन मेकिंग के अंदर, ये भी हमने ऑलरेडी किया हुआ है। तो ये भी आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स के अंदर देखेंगे तो अवेलेबल ऑलरेडी है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा डिस्काउंट रेट्स, ये जो डिस्काउंट रेट्स है ना, तो इसकी कोई फर्दर डिस्क्रिप्शन भी अवेलेबल नहीं है, और ना कुछ बताया गया है कि भाई ये क्या ऐड हुआ है। बल्कि जब एलओएस में चेक किया गया तो नजर ये आया कि सिर्फ एक जगह पे रेट का वर्ड था, उससे पहले डिस्काउंट का वर्ड लगा दिया, मतलब कि वही रेट जो डिस्काउंट रेट होता है वही है, क्योंकि डिस्काउंट रेट्स तो हमारे पार्ट 2 का लाजमी हिस्सा है, क्योंकि हमारा पार्ट 2 मोस्टली टाइम वैल्यू ऑफ मनी पे बेस कर रहा है, उसके अंदर डिस्काउंट रेट के बगैर तो काम ही नहीं है। तो डिस्काउंट रेट्स हमारे कोर्स के अंदर ऑलरेडी थे, सिर्फ वो एलओएस के अंदर एक जगह नजर आ रहा है कि डिस्काउंट का वर्ड ऐड किया गया, तो इस वजह से यहाँ पे टॉपिक के तौर पर इसको एडिशन दिखा दिया गया। हाँ, लेकिन इसके अंदर हमारे पास कोई रिक्लासिफिकेशन है, वो रिक्लासिफिकेशन हम लाजमी अपने पास वीडियो के अंदर कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो बहरहाल अगर ओवरऑल टॉपिक वाइज देखा जाए तो ना इसका हमें कोई फर्दर एक्शन करने की जरूरत है, ये ऑलरेडी कोर्स के अंदर है। सेंसिटिविटी एनालिसिस ऑलरेडी कोर्स के अंदर है, और जो सेक्शन का नाम चेंज हुआ, नया नाम यूज कर लेंगे। सिर्फ एक कॉन्सेप्ट हमारे पास नया ऐड हुआ है, विच इज प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स भी अगर देखा जाए ना, तो ये वो कॉन्सेप्ट है जो कि हमने ऑलरेडी कर लिया है। सही है, ये कैसा कॉन्सेप्ट होता है कि अगर हमारे पास फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट हो और मल्टीपल हमारे पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज हो, तो कौन कौन सी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को हम अवेल करेंगे ताकि हमारा जो रिटर्न है वो सबसे ज्यादा हो जाए, उसी कंस्ट्रेंट में रहते हुए। तो यही काम हम ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन सिर्फ उसका एक स्टेप हमने नहीं किया था। अगर वो एक स्टेप हम फॉरवर्ड कर लें, एक वर्किंग और कर लें, तो हमारे पास वो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स बन जाएगा। सही है, तो अगर आप सेक्शन ई में जाके देखेंगे तो यही काम हमने ऑलरेडी किया हुआ है, मतलब ये कॉन्सेप्ट हमने किया हुआ है, सिर्फ एक वर्किंग हमने और करनी है, वो हम एक न्यू वीडियो ऐड कर लेंगे जिसके अंदर थोड़ा सा इसका एरिया कंसिडर करके वही प्रीवियस एग्जांपल्स के अंदर इसको इंप्लीमेंट कर देंगे, तो हमारा ये टॉपिक भी कवर हो जाएगा। तो सेक्शन ई के अंदर भी कोई न्यू चेंजेस या मेजर चेंजेस नहीं है, सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स एक छोटा सा एरिया है, जैसे मैंने आपको कॉन्सेप्ट हम कर चुके हैं। सिर्फ इसके प्रॉपर कॉन्सेप्ट करने के लिए एक वर्किंग और रिक्वायर्ड है, वो हम एक न्यू वीडियो इसकी अपलोड करेंगे, उसके अंदर वो कॉन्सेप्ट हम करके प्रीवियस एग्जांपल्स पे उसको इंप्लीमेंट करेंगे, तो ये कॉन्सेप्ट भी हमारा कवर हो जाएगा। ठीक है, फिर आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट एरिया पे, यानी कि सेक्शन एफ। सेक्शन एफ के अंदर अगर मैं पहले डिलीशन की बात करूं तो पहले तो हमारे पास एक बड़ा मेजर एरिया था मॉरल फिलोसफी, जिसके अंदर टेलियोलॉजी, डियोंटोलॉजी, जिसके अंदर एरिया भी काफी बड़ा था और कॉन्सेप्ट भी काफी सारे स्टूडेंट्स बेचारे फंसते थे, वो पूरा का पूरा उन्होंने फॉर्चुनेटली डिलीट कर दिया। इसी तरीके से आईएमए की स्टेटमेंट ऑन मैनेजमेंट अकाउंटिंग बेस्ड ऑन वैल्यू एंड एथिक्स, वैल्यू एंड एथिक्स रिलेटेड आईएमए की जो स्टेटमेंट है, यानी कि आईएमए की जो डिस्क्रिप्शन है, आईएमए की जो कोटेशन है, वो एलिमिनेट कर दी गई है, वो भी अच्छा है। फिर इसके अलावा जो फैसिलिटेशन पेमेंट्स होती थी जो कि हमारे लीगल प्रॉब्लम्स को क्रिएट करती थी, वो एरिया हमारा एलिमिनेट कर दिया है। तो ये तीन चीजें हमारी एलिमिनेट कर दी हैं, जिसको अब हमें स्टडी करने की कोई जरूरत नहीं है। ना मॉरल फिलोसफीज, ना आईएमए की स्टेटमेंट ऑन वैल्यू एंड एथिक्स, और ना फैसिलिटेशन पेमेंट्स, इनको स्टडी करने की जरूरत नहीं है। ये अगर आपके पास आती है तो आप इनको डिस्कार्ड कर दें। ठीक है, हाँ, जो तीन एरियाज हमारे पास ऐड हुए हैं वो तीनों के तीनों न्यू एरियाज हैं, उन तीनों की न्यू वीडियो अपलोड हो जाएगी आपके एलएमएस पर, वो तीनों आपने लाजमी स्टडी करने हैं। क्या है, सबसे पहले टाइप्स ऑफ बिजनेस फ्रॉड, ये हमारे पास कुछ टाइप्स ऑफ बिजनेस फ्रॉड्स हैं, ये आगे एलओएस के अंदर डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा, वो हमने स्टडी करने हैं। फिर इसके बाद डेटा एथिक्स, ठीक है, ये क्या होता है, इसकी टाइप्स क्या होती हैं, ये आ जाएगा। और फिर गवर्नमेंट की क्या रेगुलेशंस है डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए, ये भी हमारे पास न्यू ऐड हुआ है, ये भी हमारे पास आ जाएगा। अब ऑल दो इसके अंदर तीन टॉपिक्स ऐड हुए हैं, लेकिन फॉर्चुनेटली नंबर 1 थ्योरी है, थ्योरी के अंदर हमें ये कॉन्सेप्ट सिर्फ स्टडी करके समझने हैं, कुछ चीजें याद करनी है और एग्जाम के अंदर हम इजीली इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। और दूसरी चीज ये है कि ये कोई
ज्यादा डिटेल या कॉम्प्लिकेटेड एरियाज नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड हमारे पास टाइप्स ऑफ फ्रॉड या डेटा एथिक्स की टाइप्स और हमारे पास डिफरेंट एरियाज के अंदर गवर्नमेंट के रेगुलेशंस है, हमने वो स्टडी करनी है। ठीक है, तो सर ये हमारे पास सारे के सारे चेंजेस थे बेस्ड ऑन टॉपिक्स के, कौन कौन से टॉपिक्स ऐड हुए हैं किस सेक्शन के अंदर, कौन से डिलीट हुए हैं और कौन से किसके नाम चेंज हुए हैं। सही है, इसके अंदर ओवरऑल मैंने आपको बताया कि सिर्फ सेक्शन ई के अंदर एक एरिया प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स जिसकी एक न्यू वीडियो ऐड होगी और वो भी कॉन्सेप्ट हम कर चुके हैं, सिर्फ एक एडिशनल वर्किंग है। और सेक्शन एफ के अंदर 3 एरियाज की हमें एडिशनल वीडियो ऐड करनी है जिसके अंदर हमें 3 न्यू टॉपिक्स स्टडी करने हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं जरा ज्यादा इंपॉर्टेंट एरिया या डिटेल्ड एरिया पे, विच इज चेंजेस इन सिलेबस बेस्ड ऑन एलओएस यानी कि लर्निंग आउटकम स्टेटमेंट। ठीक है, लेकिन वही पार्ट 2 की ही बात कर रहे हैं। अच्छा, फिर अगेन इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए यहां पे मैंने क्या किया है कि जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं उनमें जो ग्रीन में है वो स्टेटमेंट या वो एरिया होगा जो कि ऐड हुआ है, जो स्टेटमेंट या जो एरिया या जो वर्डिंग्स रेड में होगी वो डिलीट हुई हैं, और जो ब्लैक में होगी वो सेम है, उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, अब अगेन सेक्शन बाय सेक्शन देखते हैं। सेक्शन ए की अगर मैं बात करूं तो पहले स्टेटमेंट क्या ऐड हुई है, एनालाइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट डेटा टू आइडेंटिफाई पैटर्न्स एंड ट्रेंड्स दैट कैन बी यूज्ड टू मेक बिजनेस डिसीजंस। अगर आप देखें तो ये पूरी की पूरी स्टेटमेंट हॉरिजॉन्टल एनालिसिस पे ही बैठ जाती है। क्या हॉरिजॉन्टल एनालिसिस के अंदर भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जो डिफरेंट आइटम्स हैं उनके हम पैटर्न ट्रेंड बनाते थे, उनको एनालाइज करते थे डिसीजन मेकिंग के लिए। ठीक है, लेकिन क्योंकि फाइनेंशियल ट्रेंड एनालिसिस के साथ इसको एसोसिएट किया है तो मैंने आपको बता दिया कि उसकी क्या डिस्क्रिप्शन है और थोड़ी सी ब्रॉडर कैटेगरी, लेकिन हमने ऑलरेडी स्टडी किया है तो उसका कुछ नहीं करना। अच्छा, फिर इसके बाद डिफाइन सॉल्वेंसी। अब क्या है, अब क्या हो गया है, अब हो गया डिफाइन सॉल्वेंसी एंड डिस्टिंग्विश फ्रॉम लिक्विडिटी। तो ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि हमने हमेशा स्टडी किया है कि भाई सॉल्वेंसी और लिक्विडिटी एक ही तरीके की चीज है, लेकिन मेन डिफरेंस क्या है कि सॉल्वेंसी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी पेमेंट एबिलिटी शो करती है और लिक्विडिटी शॉर्ट टर्म लायबिलिटी पेमेंट एबिलिटी शो करती है। तो ये हमने ऑलरेडी कोर्स में कवर किया हुआ है, तो इसमें कोई खास चेंज नहीं है। एच के अंदर अगर आप देखें तो सारी स्टेटमेंट वही है, एक वर्ड यूज किया क्या है, कैलकुलेट एंड इंटरप्रेट द फाइनेंशियल लेवरेज रेशियो इक्विटी मल्टीप्लायर। ठीक है, मल्टीप्लाइड नहीं, इक्विटी मल्टीप्लायर। तो इक्विटी मल्टीप्लायर तो हमें पता ही है फाइनेंशियल लेवरेज रेशियो को ही कहते हैं, तो सिर्फ वो उसका दूसरा नाम यहाँ पे ऐड कर दिया है और आगे वही है, डिटरमाइन द इफेक्ट ऑफ अ गिवन चेंज इन कैपिटल स्ट्रक्चर ऑन दिस रेशियो। ठीक है, अच्छा, फिर इसके बाद है डेमोन्स्ट्रेट एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंपैक्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशंस। इसको क्या कर दिया है, डेमोन्स्ट्रेट एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंपैक्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट चेंजेस ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि टॉपिक का नाम इसकी वजह से चेंज हुआ है कि जो फॉरेन ऑपरेशंस हमारे थे उसका इंपैक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, उसको क्या कर दिया है कि जो फॉरेन एक्सचेंज रेट चेंज हो रहा है उसका इंपैक्ट, तो दोनों एक ही चीजें हैं। तो ये ऑलरेडी हमने स्टडी किया हुआ है, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं है। सेक्शन ए हमारे पास इतना ही है। आगे आते हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी के अंदर आइडेंटिफाई एंड डेमोन्स्ट्रेट एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्रेडिट रिस्क, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क, मार्केट रिस्क, इंडस्ट्री रिस्क एंड पॉलिटिकल रिस्क। इसमें सिर्फ हमारी जो 2 एरियाज हैं ये डिलीट कर दिए हैं, यानी कि जो 2 तरीकों के रिस्क का इंपैक्ट आता था, इंडस्ट्री रिस्क और पॉलिटिकल रिस्क, ये एलिमिनेट कर दिया। लेकिन अगर आप इनको स्टडी कर लें तो आपके कॉन्सेप्ट अच्छे बन जाएंगे, आपको चीजें समझ आएंगी, तो सजेशन यही होगा कि आप इसको भी स्टडी कर लें। अच्छा, फिर आगे आते हैं, क्या हमारी न्यू स्टेटमेंट ऐड हुई है, आइडेंटिफाई द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डेट फाइनेंसिंग एंड इक्विटी फाइनेंसिंग। मैंने आपको बताया ये पूरा एरिया हमारे कोर्स के अंदर ऑलरेडी है। डेट फाइनेंसिंग के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस भी है, इक्विटी फाइनेंसिंग के भी, लेकिन 2 अलग अलग हिस्सों के अंदर इसको कंबाइन करके हम यूज कर सकते हैं। अच्छा, फिर आइडेंटिफाई एंड डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ शॉर्ट टर्म क्रेडिट इंक्लूडिंग ट्रेड क्रेडिट, शॉर्ट टर्म बैंक लोन्स, कमर्शियल पेपर, लाइंस ऑफ क्रेडिट, बैंकर्स एक्सेप्टेंस एंड लेटर्स ऑफ क्रेडिट। ये लेटर्स ऑफ क्रेडिट का वर्ड यूज हुआ है, लेकिन ये भी हमने अपने कोर्स में ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है, अगर आप वहां जाके देखेंगे तो ये ऑलरेडी आ रहा है। ठीक है, अच्छा, फिर इसके अलावा आगे चलते हैं। आइडेंटिफाई एंड डिस्क्राइब डिफेंसेस अगेंस्ट टेक ओवर्स। जो टेक ओवर्स के अगेंस्ट डिफेंसेस थे पहले, उसके साथ सिर्फ आइडेंटिफाई का वर्ड यूज था, अब उसको डिस्क्राइब भी करना, तो हमने डिस्क्रिप्शन उसकी ऑलरेडी की भी अपने कोर्स के अंदर, जिसके अंदर ये सारे हमारे पास आते हैं, गोल्डन पैराशूट, लेवरेज रिकैपिटलाइजेशन, ठीक है ना, और बाकी सारी चीजें। तो ये हमारा तकरीबन सेम है। अच्छा, फिर हमारे पास है recommended methods of managing exchange rate risk and calculate the net profit loss of the recommended methods। ये था net profit और loss of your strategy। मतलब हमारे पास जो exchange rate का change आता है तो उसके लिए जो recommended methods हैं तो उसकी बेसिस पे प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना। ठीक है, तो हमारी स्ट्रेटजी की बेसिस पे पहले कैलकुलेट करना था, अब रिकमेंडेड मेथड्स, तो दोनों बात एक ही है। जो रिकमेंडेड मेथड्स है वही हमारी स्ट्रेटजी बनते हैं, तो बात एक ही है। इसके अंदर वही हमारी जो ट्रांसलेशन और री मेजरमेंट वगैरह आ गया, तो सारा ये वही हिस्सा है जो कि हमने ऑलरेडी किया हुआ है, तो इसके अंदर भी कोई चेंजेस नहीं है। तो ये सेक्शन बी हमारा था, इसमें हमें नजर आया कि कोई खास चेंज नहीं है लाइक सेक्शन ए। अब आते हैं सेक्शन सी। सेक्शन सी के अंदर उन्होंने ये किया है कि डेमोन्स्ट्रेट प्रोफिशिएंसी इन द यूज ऑफ मार्जिनल एनालिसिस फॉर डिसीजन सच एज इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोडक्ट और चेंजिंग आउटपुट लेवल्स ऑफ एक्जिस्टिंग प्रोडक्ट, एक्सेप्टिंग और रिजेक्टिंग स्पेशल ऑर्डर्स, मेकिंग और बाइंग अ प्रोडक्ट। मतलब कि वो जो हमने मार्जिनल एनालिसिस डिफरेंट चीजों पे परफॉर्म की थी ना, 6-8 चीजों पे, तो वो मेथड्स इन्होंने इसकी डिस्क्रिप्शन से निकाल दिए, लेकिन आपने वो मेथड्स नहीं छोड़ने। क्यों? क्योंकि उन्हीं मेथड्स पे तो मार्जिन एनालिसिस होगी। अगर वो मेथड्स में सारे के सारे निकाल दूं तो मार्जिनल एनालिसिस ही खत्म हो जाएगी। तो यहां पे हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि उन्होंने बेसिकली ये सारे मेथड्स निकाले नहीं है, उन्होंने कंसीडर किया है कि ये जो सिंपल सी डिस्क्रिप्शन इन्होंने दी है ना कि भाई मार्जिनल एफिशिएंसी की, सॉरी, मार्जिन एनालिसिस की प्रोफिशिएंसी चेक करो या मार्जिन एनालिसिस परफॉर्म करो, ये मेथड्स ऑलरेडी इसके अंदर इंक्लूडेड है। तो ये सारे मेथड्स हमने एज इट इज करने हैं, हमने इसमें से किसी को भी नहीं छोड़ना। ये
ये सारे मेथड्स हमने करने हैं, सही है। सिर्फ हम यहाँ पे क्या कंसीडर कर रहे हैं कि आईएमए ने ये सारे मेथड्स इसी एक सिंपल सी स्टेटमेंट के अंदर इंक्लूड कर दिए, ठीक है, लेकिन ये सारे अभी भी हमारे पास एग्जामिनेबल है। अच्छा, सेक्शन डी के अंदर आए तो कोई चेंज नहीं है एलओएस के अंदर, कोई एलओएस के अंदर चेंज नहीं है, सिर्फ इसका नाम चेंज हुआ है सेक्शन का। अब आते हैं सेक्शन ई पे। तो सेक्शन ई के अंदर देखें, पहले क्या एक्सप्लेन, अच्छा यहाँ पे देखिए एक्सप्लेन वाई आर डिस्काउंट रेट, पहले क्या था वाई आर रेट, वाई आर डिस्काउंट रेट। तो मैंने आपको बताया यहाँ पे सिर्फ डिस्काउंट का वर्ड यूज हुआ है, जिसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि उन्होंने वो टॉपिक के तौर पे ऐड कर दिया, जबकि ये नहीं होना चाहिए, इसका कुछ भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कोई भी इसकी सेपरेट चीज हमें स्टडी करने की जरूरत नहीं है। हाँ, मैंने आपको कहा कि छोटी सी रिक्लासिफिकेशन है, वो हम छोटी सी वीडियो के अंदर देख लेंगे कि क्या रिक्लासिफिकेशन हुई है, बाकी सारा वही है। एक्सप्लेन व्हाई अ डिस्काउंट रेट स्पेसिफिकली एडजस्टेड फॉर रिस्क शुड बी यूज्ड व्हेन प्रोजेक्ट कैश फ्लोज आर मोर और लेस रिस्की देन इज नॉर्मल फॉर अ कंपनी और बिजनेस यूनिट। फॉर अ फर्म की जगह कंपनी और बिजनेस यूनिट एक ही बात है, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास स्टेटमेंट कौन सी ऐड हुई है, डिफाइन एंड कैलकुलेट प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। मैंने आपको बताया कॉन्सेप्ट ऑलरेडी क्या हुआ है, एक एडिशनल इसकी वर्किंग और इसकी डेफिनेशन बेसिकली, सही ना, डेफिनेशन भी मैंने वहां पे जिक्र नहीं किया था, लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि एग्जामिनर इसकी डेफिनेशन भी पूछ सकता है, तो इसकी डेफिनेशन देख लेंगे कि भाई ये क्या होता है, और एक एडिशनल वर्किंग हमने करनी है, इसका काम हमारा कंप्लीट हो जाएगा, और प्रीवियस एग्जांपल्स पे उसी को इंप्लीमेंट कर देंगे तो समझ आ जाएगा कि भाई ये क्या चीज है, ठीक है। अच्छा, डिस्क्राइब हाउ सेंसिटिविटी एनालिसिस यूज्ड इन कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन एनालिसिस। मैंने आपको बताया कि सेंसिटिविटी एनालिसिस भी कोर्स में था, और फॉर्चुनेटली हमने उसका इंपैक्ट भी डिसीजन मेकिंग पे चेक कर लिया, तो ये स्टेटमेंट हमारी कंप्लीट हुई हुई है। सिर्फ ये प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स की डेफिनेशन और इसकी थोड़ी सी वर्किंग हमने करनी है। फिर आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन एफ पे। तो देखें सेक्शन एफ के अंदर सबसे पहले मॉरल फिलोसफी का पूरा हिस्सा, लेंदी हिस्सा जिसमें स्टूडेंट फंसते भी थे, उन्होंने निकाल दिया, जिसके अंदर कॉन्सेप्ट ऑफ मोरालिटी एंड वर्च्यू निकाल दिया, मॉरल फिलोसफी क्या होता है निकाल दिया, इसके जितनी टाइप्स थी, ठीक है ना, हमारे पास जिसके अंदर ये टेलियोलॉजी और डियोंटोलॉजी रिलेटिविज्म वगैरह सारे मुश्किल कॉन्सेप्ट उन्होंने हटा दिए, अच्छा हो गया काम। अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास स्टेटमेंट ऐड कौन सी हुई है, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस फ्रॉड। सही है, मैंने आपको कहा था कि देखें ये बिजनेस फ्रॉड ऐड तो हुआ है, लेकिन कोई खास मुश्किल नहीं है, क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड इसके अंदर कौन कौन से फ्रॉड है, सच एज एसेट मिसअप्रोप्रिएशन, मैनिपुलेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कैश एंड इन्वेंटरी थेफ्ट, पेरोल फ्रॉड, फेक सप्लायर्स एंड अकाउंट रिसीवेबल फ्रॉड। स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसे कॉन्सेप्ट है जो इजीली हम समझ के एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो आसान काम है। अच्छा, फिर आगे आते हैं, फिर हमारे पास डिलीट क्या हुआ है, आईएमई की स्टेटमेंट ऑन मैनेजमेंट अकाउंटिंग वैल्यू एंड एथिक्स फ्रॉम इंसेप्शन टू प्रैक्टिस टू अ बिजनेस सिचुएशन। ये हमारा पूरा हिस्सा उन्होंने डिलीट कर दिया, इतना बड़ा नहीं था लेकिन ये हिस्सा डिलीट कर दिया। फैसिलिटेशन पेमेंट्स, इसमें भी स्टूडेंट फंसते थे, इतना बड़ा हिस्सा नहीं था लेकिन ये भी डिलीट कर दिया गया। क्या है फैसिलिटेशन पेमेंट्स एंड व्हाई दीस पेमेंट्स क्रिएट बोथ एथिकल एंड लीगल इश्यूज। तो ये हिस्सा भी आपने स्टडी नहीं करना, ये तीन हिस्से स्पेसिफिकली आपने स्टडी नहीं करने, मॉरल फिलोसफीज, आपका जो स्टेटमेंट ऑन मैनेजमेंट अकाउंटिंग वैल्यू एंड एथिक्स, और फैसिलिटेशन पेमेंट्स, ये आपने स्टडी नहीं करना। फिर इसके बाद लास्ट में क्या एडिशन है, आइडेंटिफाई एंड डिफाइन 3 कॉन्सेप्चुअल स्फीयर्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी, इकोनॉमिक, एनवायरमेंट एंड सोशल। अच्छा, ये हमने किया हुआ है, ये एरिया हमने ऑलरेडी किया हुआ है, हमारे हैंडआउट्स में भी, हमारी रिकॉर्डेड वीडियोस के अंदर भी है, तो ये वहां से आपको मिल जाएगा, ये आपको फर्दर कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाँ, डिफाइन डेटा एथिक्स, ठीक है, मैंने आपको बताया कि ये कॉन्सेप्ट नया ऐड हुआ है, ये हमने करना है। और आगे देखें, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स ऑफ फेयरनेस, प्राइवेसी, ट्रांसपेरेंसी, ओनरशिप एंड अकाउंटेबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू हाउ कंपनीज एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल्स यूज द डेटा दे कलेक्ट। ठीक है ना, हमने ये प्रिंसिपल्स बताने हैं डेटा एथिक्स के, कि जिसके तहत ये एआई और कंपनी जो है इस डेटा को यूज करते हैं, तो ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। और फिर लास्ट के अंदर के डिफरेंट एरियाज की जो गवर्नमेंट है, उन्होंने ये डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या रेगुलेशन लगाए हुए हैं, ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो ये सारे जो एरिया सेक्शन एफ में ऐड हुए हैं बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड है, हमने इजीली उसको समझना है, अंडरस्टैंड करके एग्जाम के अंदर एक्सप्लेन करना है। तो अगर मैं ओवरऑल देखूं टॉपिक वाइज या एलओएस वाइज, तो सेक्शन ए के अंदर कोई खास चेंज नहीं है। फाइनेंशियल ट्रेंड एनालिसिस मैंने आपको बता दिया, वो ऑलरेडी हमने किया हुआ, सिर्फ थोड़ी सी ब्रॉडर कैटेगरी, थोड़ा सा उसका कॉन्सेप्ट समझ ले, और वो सिर्फ हॉरिजॉन्टल एनालिसिस की जगह आप ट्रेंड एनालिसिस आपकी वर्टिकल स्टेटमेंट एनालिसिस की भी करा सकते हो, फाइनेंशियल रेशियो की भी, वो कोई खास मुश्किल नहीं है, ठीक है। सेक्शन बी के अंदर एडवांटेज डिसएडवांटेजेस ऑलरेडी हमने किया हुआ था, डिलीशन कोई खास नहीं है, मैंने आपको बताया मार्केट एफिशिएंसी जो हमने स्टडी करना है, ठीक है। सी के अंदर कोई खास चीज नहीं है, नेम चेंज है सेक्शन का। डी के अंदर सेक्शन का नेम चेंज है और कोई खास चीज नहीं। ई के अंदर सेक्शन का नेम चेंज भी है। इसके अलावा डिस्काउंट रेट्स की रिक्लासिफिकेशन वो हमने करनी है, सेंसिटिविटी एनालिसिस ऑलरेडी की हुई है, सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का कॉन्सेप्ट और एक एडिशनल कैलकुलेशन बस। और आखिरी में सेक्शन एफ पे जो मेजर डिलीशन है, जो हमने एरिया डिस्कार्ड कर देना, स्टडी नहीं करना, जिसमें मॉरल फिलोसफीज आ गया, फैसिलिटेशन पेमेंट्स आ गया, आईएमए की स्टेटमेंट आ गई ऑन वैल्यू एंड एथिक्स, और जो 3 न्यू एरियाज ऐड हुए हैं, यानी कि बिजनेस फ्रॉड और डेटा एथिक्स और जो गवर्नमेंट की रेगुलेशन है, ये हमने न्यू स्टडी करनी है। तो ओवरऑल देखा जाए तो इतना बड़ा कोई मेजर चेंजेस नहीं है। हाँ, इसके अंदर जो भी ऐसे एरियाज है जिसमें चेंजेस आए हैं या जो एडिशन हुए हैं, जिसकी हमें न्यू वीडियोस की जरूरत है, वो न्यू वीडियोस शॉर्ट टाइम के अंदर इंशाल्लाह आपके एलएमएस पे अपडेट हो जाएंगी। बाकी इससे रिलेटेड कोई भी चीज अगर आपने मालूम करनी हो तो आप पर्सनली मेरे से पूछ सकते हैं। सो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। आई एम उसामा मुसानी, योर फैसिलिटेटर फॉर सीएमए यूएसए, साइनिंग ऑफ। थैंक यू।